हाँ, इन शेयर कैपिटल हम लोगों ने ये देखा था कि कंपनीज को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करते टाइम सबसे पहले कंपनी मार्केट में क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। उसी प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स, पब्लिक कंपनी को क्या करती है, पैसे देती है। अब पैसे मंगाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन का मनी, अलॉटमेंट का मनी, फर्स्ट कॉल का मनी, फाइनल कॉल का मनी, और सारी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। हर कॉल की दो एंट्री होती है, एक रिसीविंग एंट्री एंड सेकेंड इज ड्यू एंट्री। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंट्री हम बैंक को डेबिट करते हैं, और एट द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके चलते हैं। एक बार हम एंटायर जर्नल एंट्री रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करना है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम पहली एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इतनी सारी एंट्री आ सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, जब एप्लीकेशन में प्रीमियम जुड़ा हो। बैंक कब आएगा, जब हम रिटर्न कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। शेयर अलॉटमेंट कब आएगा, जब हम प्रोराटा बेसिस पर एडजस्ट कर रहे हो। शेयर अलॉटमेंट की क्या एंट्री पास होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, जब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो। अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री क्या मारेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में कितने पैसे आएंगे, जितने भी हमारे अच्छे वाले शेयर होल्डर्स हैं। कॉल्स इन एरियर्स में क्या होगा सर, वहां पे डिफॉल्टर का पैसा आएगा। अब कॉल्स इन एरियर्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो कि भाई डिफॉल्टर शेयर्स कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लो डिफॉल्टेड अमाउंट से। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमको कॉल्स इन एरियर्स का अलग से कैलकुलेशन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि जो भी डिफॉल्टर है उसने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सरप्लस मनी पे किया था, उस सरप्लस मनी को एडजस्ट करते हुए हमें कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करना होता है। तो कॉल्स इन एरियर्स का एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या वर्किंग होती है, सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। ये कैसे निकलेगा, अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। नेक्स्ट मनी टू बी रिसीव्ड, कितना मिलना चाहिए था, ये कैसे निकलेगा, अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन प्राइस। दोनों का डिफरेंस इज व्हाट, सरप्लस। फिर शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था, ये कैसे निकालेंगे, मनी टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। ये कैसे निकलेगा, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट प्राइस। उसमें से माइनस क्या कर लेंगे, सरप्लस। तो हमारे पास क्या निकलेगा, कॉल्स इन एरियर्स। दिस इज योर एक्चुअल कॉल्स इन एरियर्स एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम इसको कॉल्स इन एरियर्स की जगह में डाल देंगे। फिर शेयर फाइनल कॉल की क्या एंट्री पास होगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम है तो। और लास्ट में बैंक में पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अपन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स जो सेकंड कॉल का डिफॉल्टर है उसका निकालते हैं, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का इजी कैलकुलेशन होता है। जो भी अलॉटेड शेयर्स हैं डिफॉल्टर के, उसको मल्टीप्लाई कर लो जितना प्राइस उसने पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जितने भी सरप्लस है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोगों को फोरफीट करना है तो फोरफीचर की क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब प्रीमियम का पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हम क्रेडिट क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, और उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर। कॉल्स इन एरियर्स में वो पैसा जो हमें नहीं मिला, मतलब प्रीवियस कॉल्स में हमने जहां कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया हुआ था उसी को ही प्लस करके यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। और शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जितना पैसा हमें मिल चुका है, तो जितना पैसा मिला है वो हम शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे। अब रही बात शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मान लो मैं
सेकंड कॉल के बाद फोरफीट कर रहा हूं, मतलब फाइनल कॉल के बाद फोरफीट कर रहा हूं, तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय फुल फेस वैल्यू। लेकिन अगर मान लो मैं अलॉटमेंट के बाद फोरफीट कर रहा हूं, तो शेयर कैपिटल विल बी रिवर्स्ड बाय एप्लीकेशन का फेस वैल्यू एंड अलॉटमेंट का फेस वैल्यू, दोनों को प्लस करके ही रिवर्सल होगा। तो शेयर कैपिटल का रिवर्सल हम देखेंगे हमें कब कर रहे हैं और कितने प्राइस से हमें रिवर्सल करके चलना है। एक बार हम शेयर को फोरफीट कर ले तो उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर्स को रीइश्यू। रीइश्यू की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में वो पैसा जो हमें मिला, शेयर फॉरफीचर में जितना डिस्काउंट हमने इशू किया, और लास्ट में शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। और लास्ट में इस हम लोगों को जो शेयर फॉरफीचर में पैसे आ गए हैं उसे कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व्स में। तो ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। अब यहां पर भी हमारे पास दो टाइप के वर्किंग्स हैं। एक वो शेयर्स जो पूरे रीइश्यू हो चुके, मतलब हमने 100 शेयर्स फोरफीट किया और पूरा का पूरा 100 शेयर्स क्या हो गया, रीइश्यू। तो उस केस में हम लोगों को प्रोपोर्शनेट करना नहीं होता, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना रहता है, देखना रहता है कि शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आ गया, माइनस कर लेना जितना पैसा निकल गया, जितना बैलेंस बच गया वो कहां पे चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर मान लो ऐसे वाले ट्रांजैक्शन हुए जहां पे हमने फोरफीट 100 शेयर्स किया बट रीइश्यू कम किया, 90 शेयर्स या 80 शेयर्स या 75 शेयर्स, तो उस वाले केस में हम लोगों को प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट करना होता है कि कितना कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। समझ में आ गया? तो ये है मेरा रिवीजन ऑफ शेयर